वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल किताबों की पाठशाला। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th की राजनीतिक विज्ञान के अध्याय 7 के समकालीन विश्व में सुरक्षा को। ये वीडियो इस चैप्टर का पार्ट 2 होने वाला है। ओके, पार्ट 1 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप उस पार्ट को जरूर देखना, बिकॉज उसमें ऐसे ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर किए गए हैं जिनसे सीधे सीधे क्वेश्चन क्या होते हैं एग्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो उनको आप जरूर अच्छे से कवर कर लेना। तो चलिए इस पार्ट को समझना शुरू करते हैं। सो फ्रेंड, जैसा कि मैंने आपको पार्ट 1 में सुरक्षा की पारंपरिक धारणा और बाहरी सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा के बारे में डिटेल से बता दिया था, और मैंने कहा था कि पार्ट 2 में हम सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा के बारे में समझेंगे। तो बस इस वीडियो में आज हम सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा को समझेंगे, और ये लास्ट पार्ट होने वाला हो, क्योंकि उसके बाद हमारा पूरा का पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं समझना। सबसे पहले सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा। सबसे पहले तो किसी भी चीज को अगर हम समझते हैं ना, तो हमें शब्दों पर गौर करना चाहिए। किस पर? शब्दों पर। उससे क्या होगा, जब हम किसी शब्द पर गौर करते हैं तो हमें वो चीज अच्छे से समझ आ जाती है। जैसे कि यहाँ पर शब्द है अपारंपरिक। अपारंपरिक का मतलब होता है जो चीज पहले से नहीं चली आ रही हो। ऐसे कुछ खतरे जो पहले से नहीं चलते हैं, समय के साथ वो खतरे उत्पन्न होते हैं, उन्हें कहते हैं हम अपारंपरिक। जैसे अगर हम पारंपरिक का हमने समझा था, तो कैसे जो ट्रेडिशनल खतरे हैं जो शुरुआत से चले आ रहे हैं, जैसे सैन्य खतरा, क्या आज से नहीं, ये तो आगे से ही पहले से ही मुगल थे तब भी सैन्य खतरा था। मुगल से पहले मतलब हर टाइम पे था। आप प्राचीन इतिहास को देख लो, मध्यकालीन इतिहास को देख लो, आधुनिक इतिहास को, हर टाइम पे सैन्य खतरा रहता है। तो वो क्या है, एक पारंपरिक चीज है, और उसी को हम पारंपरिक धारणा कहते हैं। पर आज हम अपारंपरिक धारणा के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो देखो, सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा सिर्फ सैन्य खतरों से संबद्ध नहीं है। इसमें सिर्फ सैन्य खतरों के बारे में ही नहीं पढ़ा जाता, बल्कि इसमें मानवीय अस्तित्व पर चोट करने वाले व्यापक खतरों और आशंकाओं को शामिल किया जाता है। यानी कि इसमें ऐसे खतरों के बारे में पढ़ा जाता है जो बहुत बड़े हैं और मानव के अस्तित्व को चोट पहुंचाते हैं। अब के देखो यहाँ पर अकाल, महामारी, अब कोरोना वायरस, क्या ये मानव के अस्तित्व पर खतरा नहीं है? था। अगर कोरोना वायरस बहुत बड़े लेवल पे फैला ऐसे तो, पर अगर इससे भी खतरनाक लेवल पे फैल जाता तो मानव के अस्तित्व पर ये खतरा उत्पन्न हो जाता। तो ये क्या है, अपारंपरिक जो है वो अपारंपरिक खतरे हैं। अपारंपरिक खतरे क्यों बोल रही हूँ कि क्या कोरोना वायरस पहले से था, अभी उत्पन्न हुआ। ग्लोबल वार्मिंग देख लीजिए, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग क्या पहले से था? नहीं, समय के साथ प्रदूषण बढ़ता गया और ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ता गया। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद क्या पहले से थे? नहीं थे। टेररिज्म के ग्रुप तो बाद में उत्पन्न हुए। बर्ड फ्लू, एड्स जैसे रोग भी बाद में आए। तो ये क्या है, अपारंपरिक, यानी कि समय के साथ जो खतरे आते हैं उसे हम कहते हैं अपारंपरिक धारणा के अंतर्गत के खतरे, और इन्हीं से सुरक्षा को हम सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा कहते हैं। तो आई होप आपको समझ आया होगा। देखो, जो अपारंपरिक धारणा के प्रतिपादक यानी कि जो अपारंपरिक धारणा को मानते हैं, वो कहते हैं कि अपारंपरिक धारणा सिर्फ राज्य ही नहीं, व्यक्ति और समुदाय, यह कह सकते हैं कि समूची मानवता को सुरक्षा देता है, या इसमें समूची मानवता की सुरक्षा की जरूरत होती है। इसीलिए जो अपारंपरिक धारणा है सुरक्षा की, उसे हम दो भागों में, मानवता की सुरक्षा और विश्व रक्षा में बांटा गया है, और इसीलिए इसे मानवता की सुरक्षा और विश्व रक्षा कहा जाता है। ओके, तो इतना आपको समझ आया। अपारंपरिक धारणा क्या है? तो अपारंपरिक धारणा वो धारणा है जो सैन्य खतरों से संबंध नहीं रखती है, बल्कि मानव के अस्तित्व पर जिन खतरों को से चोट पहुंचती है उनसे संबंध रखती है। कह सकते हैं कि समूची मानवता की सुरक्षा को ही हम क्या कहेंगे, अपारंपरिक धारणा की सुरक्षा, और इसमें ये सारे खतरे शामिल होते हैं। अब देखो, अपारंपरिक धारणा को मैंने अभी आपको बताया कि दो भागों में बांटा है, मानवता की सुरक्षा और दूसरा विश्व रक्षा। तो अब हम ये समझेंगे कि कौन से खतरे मानवता की सुरक्षा के अंतर्गत आते हैं और कौन से खतरे विश्व रक्षा के अंतर्गत आते हैं। ओके, तो चलिए समझना शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे मानवता की सुरक्षा की। तो देखो, मानवता की जो सुरक्षा है ना, उसके पैरोकार का कहना है कि इसका प्राथमिक लक्ष्य व्यक्तियों की सुरक्षा है। यानी कि हम सीधे सीधे कह सकते हैं मानवता किससे बना है?
मानव से, तो मानव यानी मनुष्य, व्यक्ति, तो मानवता की सुरक्षा का सीधा सीधा अर्थ होता है व्यक्तियों की सुरक्षा करना। ओके, अब जो मानवता की सुरक्षा का संकीर्ण अर्थ लेते हैं, यानी कि मानवता की सुरक्षा को कुछ लोग छोटे पैमाने पर देखते हैं, तो जो लोग छोटे पैमाने पर देखते हैं उनका कहना है कि व्यक्तियों को अगर हमने हिंसक खतरों यानी कि खून खराबे से बचा लिया तो समझो मानवता की सुरक्षा हो गई। जैसे कि संयुक्त राष्ट्र संघ के जो भूतपूर्व महासचिव थे वो भी इसी चीज को मानते थे, और उनका कहना था कि उनका ये कहना था कि मानवता की जो सुरक्षा है वो व्यक्ति और समुदाय को अंदरूनी खून खराबे से बचाना है। ओके, और जो लोग बड़े पैमाने पर यानी कि मानवता को बहुत बड़े स्तर पर देखते थे, यानी कि सुरक्षा का व्यापक अर्थ निकालते थे, वो पैरोकार, वो लोग कहते थे कि खतरों की सूची में अकाल, महामारी और आपदाओं को भी शामिल होना चाहिए। यानी कि ये लोग मानते थे कि मानव पर अकाल, महामारी और आपदाएं भी क्या है, खतरा है। ओके, तो ये था मानवता की सुरक्षा, आपको समझ आया होगा। इसका सबसे मेन लक्ष्य है व्यक्ति की सुरक्षा करना। अब जो छोटे पैमाने पर मानवता की सुरक्षा का अर्थ निकालते हैं वो बोलते हैं कि खून खराबों से व्यक्तियों की अगर हमने सुरक्षा कर ली तो वो मानवता की सुरक्षा हो गई। पर जो बड़े पैमाने पर मानवता की सुरक्षा को देखते हैं वो कहते हैं अकाल, महामारी और आपदाओं से भी हमें सुरक्षा करनी होगी, तभी हम कहेंगे मानवता की सुरक्षा। ओके, तो आपको इतना समझ आया। अब हम समझेंगे विश्व रक्षा को, यानी कि विश्व रक्षा में किस तरीके के जो खतरे हैं वो शामिल होते हैं। सबसे पहले समझते हैं विश्व रक्षा है क्या, या विश्व रक्षा से जुड़े खतरे होते क्या हैं। तो ऐसी समस्याएं जिनका समाधान कोई एक देश नहीं कर पाता, यानी कि कोई भी देश इन समस्याओं का समाधान अकेले नहीं कर पाता, उन्हीं समस्याएं, उन्हीं खतरों को हम कहते हैं विश्व रक्षा के खतरे। ओके, अब कैसे कैसे खतरे हो सकते हैं विश्व रक्षा में, देखो विश्वव्यापी खतरे जो भी विश्व में फैले होते हैं, जैसे कि वैश्विक तापवृद्धि, ग्लोबल वार्मिंग, ये क्या है, विश्वव्यापी खतरा है। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद, एड्स और ब्लड फ्लू जैसी बीमारियां, तो इन्हीं के कारण 1990 के दशक में विश्व सुरक्षा या विश्व रक्षा की धारणा उभरी थी, और यही खतरों को हम कहते हैं विश्व रक्षा के खतरे। तो आपको समझ आया विश्व रक्षा क्या है। तो विश्व रक्षा में ऐसे खतरे होते हैं जिनका समाधान कोई एक देश नहीं निकाल पाता है, जैसे कि वैश्विक तापवृद्धि, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद, एड्स, बर्ड फ्लू जैसी बीमारियां, तो इन्हीं को हम विश्व रक्षा के अंतर्गत रखते हैं। आई होप आपको ये समझ आया कि अपारंपरिक धारणा के दो भाग होते हैं, मानवता की सुरक्षा और विश्व रक्षा। मानवता की सुरक्षा को समझा और विश्व रक्षा को भी हमने अच्छे से समझ लिया। ओके, अब हम बढ़ेंगे आगे, जो कि काफी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, इसकी तरफ बढ़ने वाले हैं। देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एमपी बोर्ड में आपको देखने को मिल सकता है। ओके, तो चलिए समझते हैं खतरे के नए स्रोत। अब ये क्या है, देखो आपकी एनसीईआरटी की बुक की ही हेडिंग है। ओके, बोल देती हूँ मैं, और मैं बहुत बार बहुत सारे वीडियो में बोल चुकी हूँ, आपको पढ़ते टाइम या ये वाला वीडियो देखते टाइम एनसीईआरटी की बुक खोल के रखनी है ताकि आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर। ओके, तो अब हम समझेंगे खतरे के नए स्रोत, यानी कि अपारंपरिक सुरक्षा के अब और नए नए स्रोत क्या सामने आ रहे हैं। तो सबसे पहला तो आतंकवाद। आतंकवाद किसे कहते हैं, अगर आपसे पूछा जाए कि आतंकवाद क्या है तो आप क्या कहोगे, आतंकवाद का आशय राजनीतिक खून खराबे से है, यानी कि पॉलिटिकल खून खराबे से आतंकवाद का संबंध होता है। और ये ऐसे खून खराबे हैं जो जानबूझकर और बिना किसी कारण नागरिकों को अपना निशाना बनाते हैं। ये ऐसे लोग होते हैं जो क्या करते हैं, खून खराबा करते हैं और जानबूझकर और बिना किसी कारण के लोगों को परेशान करते हैं, उनको अपना निशाना बनाते हैं। तो ऐसे लोग आतंकवाद का समर्थन करते हैं और आतंकवादी कहलाते हैं। अब जो अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद है, यानी कि विश्व लेवल के जो टेररिज्म ग्रुप है, वो कई देशों में फैले हैं, एक से ज्यादा देशों में व्याप्त है। आतंकवाद के चिर परिचित उदाहरण, यानी कि आतंकवादी कैसे काम करते हैं, विमान अपहरण, किसी भी एरोप्लेन, और इनको क्या करते लेते हैं, वो अपहरण कर लेते हैं उनका, भीड़ भाड़ वाली जगह में बम लगाना, तो ये भी काम कौन करते हैं, आतंकवाद करते हैं। तो ये ऐसे भी हमारे सामने कुछ नए खतरे उत्पन्न हो रहे हैं। तो पहला क्या था, आतंकवाद से जुड़ा हुआ। दूसरा क्या है, दूसरा है मानवाधिकार। अब मानवाधिकार का क्या मतलब है, पहले तो ये समझो। देखो विश्व में मानव के कुछ अधिकार तय किए गए हैं। अब कैसे समझेंगे, देखो मानव अधिकार को 3 कोटियों में रखा गया है, 3 भागों में मानव अधिकार को बांटा गया है, 3 टाइप से उसे डिवाइड किया गया है। ओके, तो जैसे कि सबसे
फर्स्ट जो कोटि रखी गई, फर्स्ट जो चीज रखी गई उसमें कहा गया राजनीतिक अधिकार, यानी कि उसमें बोला गया कि जो मानव के अधिकार है वो राजनीतिक भी है, जैसे अभिव्यक्ति और सभा करने की आज़ादी। राजनीतिक में कौन सी? अभिव्यक्ति, यानी कि मेरी इच्छा जो है वो मैं बोल सकूं और अपनी सभा कर सकूं, उसकी आज़ादी होती है। दूसरी कोटि में मानव अधिकार में क्या रखा गया है? दूसरी कोटि में है आर्थिक और सामाजिक अधिकारों की। एक मनुष्य है तो उसका मानवीय अधिकार है आर्थिक और सामाजिक जीवन बिताने का, और आर्थिक और सामाजिक से जुड़े हुए उसके कुछ अधिकार भी होते हैं, तो उसको हम कहते हैं मानव अधिकार। अब तीसरी कोटि में क्या रखा गया है उसको देखते हैं। तो तीसरी कोटि में उपनिवेशकृत जनता, उपनिवेशकृत यानी कि जिस पर दूसरे लोगों ने शासन किया हो या कर रहे हो, तथा कुछ जाति, मूल निवासी और अल्पसंख्यकों के अधिकार आते हैं। तीसरी कोटि में इन लोगों के बारे में दिया गया है। तो इन्हीं तीन ही कोटियों से मानव अधिकार बनता है। पर ये खतरा कैसे है, हमें तो ये समझना है ना। तो देखो, जब भी कोई इनका उल्लंघन करता है तो इससे क्या होता है? मानवता की सुरक्षा को खतरा होता है, और इसीलिए ये भी क्या है? खतरे का नया स्रोत है। तो क्या इनका उल्लंघन कभी हुआ है? तो हाँ, हुआ है। 1990 के दशक में कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिससे हमें पता चलता है कि यहाँ पर मानव अधिकार का उल्लंघन हुआ। जैसे रवांडा में जनसंहार, आप गूगल करके पूरी स्टोरी सुनना, रवांडा में जो जनसंहार हुआ था उसकी, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। ओके। और कुवैत पर इराक का हमला, ये हमने आगे के चैप्टरों में देखा ही है। पूर्वी तिमोर में इंडोनेशिया सेना के रक्तचाप के कारण मानवाधिकारों का हनन हुआ है। तो आज ज़्यादा से ज़्यादा मानवाधिकार का हनन हो रहा है, और ये भी क्या है? एक खतरे का नया स्रोत है। ओके। और यहाँ से एक और क्वेश्चन बन जाता है छोटा सा, कि मानवाधिकार पर टिप्पणी लिखिए, तो आपको ये सारे पॉइंट भी बता देने हैं। ओके। और इस क्वेश्चन के अंदर तो आपको पॉइंट, इसी पूरे को पॉइंट बनाकर भी लिखना है। ओके। चलिए, अब हमने दूसरा जो खतरा है वो देख लिया। तीसरा खतरा है वैश्विक निर्धनता, यानी कि विश्व स्तर पर गरीबी का बढ़ना। आज विश्व स्तर पर काफी गरीबी बढ़ रही है, इसीलिए खतरे का एक और स्रोत क्या है? वैश्विक निर्धनता। ओके। विश्व की जनसंख्या 760 करोड़ है। कितनी? 760 करोड़ हमारी जनसंख्या है विश्व लेवल पर, और ये ही आंकड़ा 21वीं सदी के मध्य तक 1000 करोड़ हो जाएगा। यानी कि यहाँ अभी 760 करोड़ है, और 21वीं सदी तक क्या हो जाएगा? ये 1000 करोड़ में तब्दील हो जाएगा। यानी कि इतना ज़्यादा क्या हो जाएगा? जनसंख्या बढ़ जाएगी। और वाकई में भारत की जनसंख्या तो बहुत बढ़ रही है, हमें इस पर रोक लगाने की भी ज़रूरत है, इसे कम करने की भी ज़रूरत है। ओके। तो और साथ में एक फैक्ट और सुनो, कि फिलहाल विश्व की कुल जनसंख्या वृद्धि का 50% हिस्सा सिर्फ 6 देशों, भारत, चाइना, पाकिस्तान, नाइजीरिया और बांग्लादेश और इंडोनेशिया में ही घटित होता है। सोच लो, विश्व का कुल 50% हिस्सा किन देशों में? भारत, चाइना, पाकिस्तान और नाइजीरिया, बांग्लादेश और इंडोनेशिया में ही है। तो ये काफ़ी बड़ी बात है, और हमें सुधार करना चाहिए कि इससे क्या होती है? गरीबी पैदा होती है। और इसी कारण अनुमान लगाया गया है कि 50 सालों में दुनिया के सबसे गरीब देशों की जनसंख्या में 3 गुनी बढ़ेगी। यानी कि जो गरीब देश है वहाँ पर और ज़्यादा जनसंख्या बढ़ने लगेगी, जिससे क्या होगा? दक्षिणी गोलार्ध के देशों में मौजूद गरीबी के कारण अधिकाधिक लोग बेहतर जीवन, खासकर आर्थिक अवसरों की तलाश में उत्तरी गोलार्ध के देशों में प्रवास करेंगे। क्या मतलब है इसका? देखो, पहले तो दो जो आपके भूगोल के शब्द आए उनको समझो, दक्षिणी गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध। आपको, अगर आपने अच्छे से ह्यूमैनिटीज पढ़ी होगी, आपके पास भूगोल होगी, तो आपको पता ही होगा। और अगर यूँ भी 6th में दक्षिणी गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध के बारे में पढ़ा दिया जाता है, तो क्या होता है? जो भी देश हमारे विश्व को गोलार्ध में बांटा गया है, तो दक्षिणी गोलार्ध के हिस्से में आते हैं उन्हें हम दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं, और उत्तरी हिस्से में जो आते हैं उन्हें हम उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। तो ये जो दक्षिणी गोलार्ध के देश है ना, ये थोड़े अल्प विकसित है, या तो गरीब है या थोड़े कम विकसित है, पर जो ये उत्तरी गोलार्ध के जो देश है वो काफी विकसित है। तो फिर क्या होगा? अगर यहाँ पर जनसंख्या बढ़ेगी दक्षिणी गोलार्ध में, तो ये लोग उत्तरी गोलार्ध में जाएंगे अपनी रोजगार की तलाश के लिए। तो ये भी क्या है? आज के टाइम पर हमारे लिए खतरा है। तो आपको समझ आया? तीसरा वैश्विक निर्धनता। अब बढ़ते हैं चौथे। देखो, यहाँ पर एक और चीज़ है जो छूट रही है, वो है अप्रवासी। अब जैसे यहाँ पर चीजें आई ना, कि जो लोग एक देश से दूसरे देश में शिफ्ट होंगे, एक गोलार्ध से दूसरे देश में, तो इन लोगों को क्या कहेंगे? अप्रवासी। जो अपनी मर्जी से अपना देश छोड़ते हैं, स्वदेश छोड़ते हैं। ओके। तो यह ध्यान रखना, 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा था। ओके। चलिए, अब चौथे खतरे की ओर बढ़ते हैं। चौथा खतरा है शरणार्थी समस्या। शरणार्थी समस्या बहुत बड़ा खतरा है। कैसे है खतरा? वे लोग, पहले तो ये समझो शरणार्थी कहते किसको? वे लोग जो युद्ध, प्राकृतिक
आपदा अथवा राजनीतिक उत्पीड़न के कारण स्वदेश छोड़ने पर मजबूर होते हैं। अब देखो क्या कहा मैंने, स्वदेश छोड़ने पर मजबूर होते हैं। और कैसे छोड़ते हैं वो, उत्पीड़न के कारण। जैसे अभी अप्रवासी का मैंने बताया, वो तो अपनी मर्जी से छोड़ते हैं, पर शरणार्थी ऐसे लोग होते हैं जो किसी कारण आपदा आने पर, राजनीतिक उत्पीड़न करने पर अपना देश छोड़ते हैं, उन्हें हम कहते हैं शरणार्थी। तो ये आज के टाइम पर एक खतरे का नया स्रोत है। कैसे है देखो, शरणार्थी अपनी जन्मभूमि को छोड़ते हैं, जबकि जो लोग अपना घर बार छोड़ चुके हैं परंतु अपनी राष्ट्रीय सीमा के भीतर ही होते हैं, उन्हें आंतरिक रूप से विस्थापित जन कहा जाता है। तो यहाँ पर एक बात याद रखने जैसी है कि अगर आपसे पूछा जाए कि आंतरिक रूप से विस्थापित जन क्या है, तो आपको शरणार्थी नहीं बोलना है, क्योंकि वो आंतरिक रूप से यानी कि अपना घर तो छोड़ा है परंतु अपने राष्ट्र की सीमा के अंदर ही होते हैं। बहुत बार क्या होता है, जैसे मध्य प्रदेश का कोई मनुष्य, मानव या व्यक्ति है, वो छोड़कर उत्तर प्रदेश में स्थापित हो रहा है, तो इनको आंतरिक रूप से विस्थापित कहा जाता है, ओके, न कि शरणार्थी कहा जाता है। अब कश्मीरी घाटी छोड़ने वाले कश्मीरी पंडित आंतरिक रूप से विस्थापित जन का क्या है, उदाहरण है। कश्मीरी की घाटी छोड़ने वाले जो कश्मीरी पंडित थे, उनको विस्थापित जन कहा जाता है। पर हमें ये समझना है कि शरणार्थी समस्या कैसे हमारे लिए खतरा है। तो देखो 1990 से 1995 के बीच 70 देशों के मध्य कुल 94 युद्ध हुए और इसमें लगभग 55.5 लाख लोग मारे गए, ओके, 55.5 लाख लोग। और ये जो लोग मारे गए, इनके परिवारों को, यानी कि जो इनके परिवार होते हैं, इनको सबसे ज़्यादा दिक्कत हुई। कैसे दिक्कत हुई, इसके परिणाम स्वरूप उनके परिवारों को अपनी जन्मभूमि छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। सोच लो 55 लाख लोग मारे गए, तो उनके कितने रिश्तेदार होंगे, उनके परिवार में कितने सदस्य होंगे, और उनको फिर अपना घर बार छोड़ना पड़ा। और इसी से क्या हुआ, शरणार्थी समस्या उत्पन्न हो गई, जो कि आज के टाइम पे हमारे लिए क्या है, बहुत बड़ा खतरा है, ओके। अब बात कर लेते हैं महामारी की। ये टॉपिक सबको समझ में आ जाएगा क्योंकि टाइम ही कोविड का चल रहा है, तो सबको ये चीज़ अच्छे से समझ आ जाती है, ओके। तो महामारियाँ क्या होती है, तो जो आपने अभी समझी महामारियाँ, कोविड को आप समझ सकते हैं, जैसे कि HIV, बर्ड फ्लू और वर्तमान में कोविड-19 जैसी गंभीर महामारियाँ व्यवसाय, पर्यटन और सैन्य अभियानों के जरिए बड़ी तेजी से विभिन्न देश में फैल रही है। अब ये महामारियाँ फैल तो रही है, कैसे फैल रही है, व्यवसाय, पर्यटन, लोग इधर से उधर जा रहे हैं जिसके कारण, तो ये क्या है, हमारे लिए खतरा उत्पन्न कर रही है। अब जैसे अबोला वायरस, एंटीवायरस, हेपेटाइटिस C जैसी कुछ महामारियाँ भी नई नई हमारे सामने उभर चुकी है, ओके। उसके बाद है ग्लोबल वार्मिंग। अब ग्लोबल वार्मिंग कैसे हमारे लिए खतरा है, देखो वैश्विक ताप वृद्धि भी एक मुख्य खतरे का स्रोत है ना। उदाहरण के लिए मालदीव को वैश्विक ताप वृद्धि से खतरा है। अगर विश्व में ताप वृद्धि बढ़ती है तो क्या हो जाएगा, समुद्र तल से जल ऊंचा उठने लगेगा, जिससे क्या हो जाएगा, मालदीव का आधा से ज़्यादा हिस्सा डूब जाएगा। तो ये भी क्या है, आज के टाइम पे हमारे लिए खतरे का एक स्रोत है। तो ये सारे 6 मेन आपकी जो एनसीईआरटी में खतरे के स्रोत दिए गए थे, उनको मैंने आपको समझा दिया है। तो ये हमने अच्छे से पढ़ लिया, अपारंपरिक धारणा क्या है और उसके नए नए खतरों के स्रोत क्या है। अब हम आगे बढ़ेंगे एक नए टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है सहयोगमूलक सुरक्षा, यानी कि सबके साथ की सुरक्षा। कुछ कैसी, इसको क्या कहते हैं, इसकी क्या डेफिनेशन है, इसके बारे में हम अब समझने वाले हैं। तो चलिए समझते हैं सहयोगमूलक सुरक्षा, ओके। देखो सहयोगमूलक सुरक्षा अपारंपरिक खतरों से निपटने के लिए सैन्य संघर्ष ही नहीं बल्कि आपसी सहयोगों की जरूरत होती है। ये बात स्पष्ट है कि जो अपारंपरिक खतरे हैं उनसे हम सेना से नहीं निपट सकते, हमें आपसी सहयोग की भी जरूरत होती है, ओके। जैसे मान लो आतंकवाद से लड़ने के लिए तो हम सैन्य बल का प्रयोग कर लेंगे, लेकिन गरीबी कैसे मिटाएंगे, सेना से क्या गरीबी मिटाई जा सकती है, नहीं मिटाई जा सकती ना। तेल तथा बहुमूल्य धातुओं की आपूर्ति कैसे बढ़ा सकते हैं सेना से, प्रवासी और महामारियों का नियंत्रण हम सैन्य बल से कैसे कर सकते हैं, ये हम तभी कर सकते हैं जब अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से रणनीति तैयार की जाए, ओके। तो सहयोगमूलक सुरक्षा का मतलब है कि दुनिया में बहुत सारे ऐसे खतरे होते हैं जिनका हम सैन्य बल से उनका निवारण नहीं कर सकते, इसलिए हमें अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता होती है ताकि हम मिलजुल कर क्या कर सके, अपनी सहयोगमूलक सुरक्षा कर सके। आपको समझ आया सहयोगमूलक सुरक्षा क्या है, और देखते हैं चलो। सहयोग द्विपक्षीय, क्षेत्रीय व महादेशीय अथवा यह वैश्विक स्तर का हो सकता है। अब हमें सहयोग करना है तो ये दोनों पक्षों की तरफ से, महादेशीय, देश में, क्षेत्र स्तर पर और विश्व स्तर पर हो सकता है। उसके बाद
सहयोग कौन कौन करेगा, अब ये बात आ गई। तो सहयोग मूलक सुरक्षा में विभिन्न देशों के अतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर के अन्य संस्थाएं जैसे यूएनओ, जो हमारी यूएनओ है, डब्ल्यूएचओ है, विश्व बैंक है, आदि जो ऑर्गेनाइजेशन शामिल है, वो मिलकर वो सहयोग बनाकर ही हम क्या कर सकते हैं, सहयोग मूलक सुरक्षा कर सकते हैं। यानी कि जो अभी हमने खतरे के स्रोत पढ़े उनसे हम सुरक्षा कैसे मिल सकती है, तो वो हमें सहयोग मूलक सुरक्षा द्वारा मिल सकती है। इसमें हमें अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की जरूरत पड़ती है और सब मिलकर ही इन समस्याओं का हल निकाल सकते हैं। आई होप आपको सहयोग मूलक सुरक्षा समझ में आई होगी, यहाँ से क्वेश्चन भी आता है। ओके, अब देखो, अब हम पढ़ेंगे भारत की सुरक्षा रणनीति के बारे में। यानी कि अभी हमने देख लिया कि सुरक्षा कैसे करनी है, तो भारत अपनी सुरक्षा किस प्रकार से करता है उसके बारे में देखेंगे। ओके, तो भारत की सुरक्षा नीति के 4 बड़े घटक है, यानी कि 4 बड़े कॉन्सेप्ट है भारत की सुरक्षा नीति के। सबसे पहला घटक क्या है, तो देखो, सुरक्षा नीति का पहला घटक रहा है सैन्य क्षमता को मजबूत करना। भारत का कहना है कि हमें अगर सुरक्षित रहना है तो हमें अपनी सैन्य ताकत को अच्छे से मजबूत करना होगा, क्योंकि भारत पर पड़ोसी देशों से हमले होते रहते हैं, बहुत बार हुए हैं। चाइना ने किए भारत पर हमले, पाकिस्तान ने किए हैं, तो इस तरीके से हमले होते रहते हैं। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, उसे अपनी सैन्य क्षमता को मजबूत करना चाहिए। साथ में दक्षिण एशियाई इलाके में भारत के चारों तरफ परमाणु हथियारों से लैस देश, यानी कि सभी देशों के पास परमाणु हथियार वाले देश है, तो हमें भी क्या करना होगा, हमारी सैन्य क्षमता को मजबूत करना होगा। और इसीलिए 1976 में पहला परमाणु परीक्षण भारत द्वारा किया गया था। ओके, अब हम पढ़ते हैं दूसरे घटक को। दूसरा घटक क्या है, दूसरा है भारत की सुरक्षा नीति का दूसरा घटक अपने सुरक्षा हितों को बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कायदों और संस्थाओं को मजबूत करना। यानी कि अगर अपने आप को बचाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, अंतर्राष्ट्रीय यानी कि विश्व लेवल पर संस्थाओं को मजबूत करना होगा। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों में संयुक्त राष्ट्र संघ को अंतिम पंच मांगने पर भी जोर दिया है। मानने पर जोर दिया है कि अंतिम पंच कौन होगा, तो संयुक्त राष्ट्र संघ होगा, जिसके बारे में हम चैप्टर 6 में पढ़ चुके हैं। ओके, तो पहला घटक समझ में आया। पहला घटक कहता है कि अपनी सैन्य क्षमता को मजबूत करो। दूसरा घटक कहता है कि अगर हमें सुरक्षा लेनी है तो हमें जो हमारी बड़े बड़े संस्थाएं हैं उनको और अधिक मजबूत करना होगा। ओके, अब बढ़ते हैं तीसरे घटक की तरफ। तो तीसरा घटक क्या कहता है उसे समझते हैं। तो तीसरा, भारत की सुरक्षा रणनीति का तीसरा घटक देश की अंदरूनी सुरक्षा के समस्याओं से निपटने की तैयारी। यानी कि भारत कहता है कि हमें देश के अंदर की सुरक्षा पर भी ध्यान देना होगा। ओके, उसके साथ साथ चौथा घटक क्या कहता है, चौथा घटक कहता है कि भारत की अर्थव्यवस्था को विकसित करना। यानी कि भारत में अर्थव्यवस्था को इस तरीके से विकसित करने का प्रयास करना कि जिससे बहुसंख्यक नागरिकों को गरीबी और अभाव से निजात मिले। यानी कि गरीबी अब लोगों के पास ना रहे और वो आगे बढ़ सके, इस तरीके से अपनी अर्थव्यवस्था को ग्रो करना। और नागरिकों के बीच जो आर्थिक असमानता, यहाँ पे समानता की जगह आएगा असमानता ज़्यादा ना हो, यानी कि कोई बहुत ज़्यादा गरीब है कोई बहुत ज़्यादा अमीर है, तो ऐसी असमानता ना हो, सब एक जैसे लेवल पर आ सके। कुछ इस तरीके के हमें प्रयास करना चाहिए। तो ये थे 4 घटक। आई होप आपको समझ आए होंगे और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था, तो आपको अच्छे से इनको रीड भी कर लेना है। ओके, तो चलिए, अगर आपको कैसे पता चलेगा कि आज का पूरा वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा, तो आज मैं आपको ये जो स्क्रीन पे 4 क्वेश्चन दे रही हूँ, अगर आप वीडियो को देखकर इन 4 क्वेश्चन को हल कर पा रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आज का वीडियो आपके लिए देखना सक्सेसफुल रहा। तो चलिए, और या एमपी क्वेश्चन भी होते हैं। तो पहला प्रश्न है अपारंपरिक सुरक्षा क्या है, तो आपको सीधे सीधे बता देना है जो मैंने पढ़ाया वही। फिर खतरे के नए नए स्रोत के बारे में बता देना है। फिर संयोग मूलक सुरक्षा क्या होती है वो सब बताना है। और भारत की सुरक्षा नीति के 4 घटक कौन कौन से हैं, तो मुझे कमेंट में करके बताइए, लिख के बताइए कि आपको इनमें से किन किन के आंसर आप दे सकते हैं। मतलब आपको बिल्कुल ऐसा छाप के नहीं बताना है, बस आपको एक आइडिया लग गया कि आपको कोई पूछे कि अपारंपरिक सुरक्षा क्या है तो आप फटाक से बता दो कि भैया ये सेना से संबंधित नहीं होती है, ये मानव के अस्तित्व पर चोट जिन खतरों से लगती है उनसे संबंधित होते हैं, जैसे अकाल, महामारी, ग्लोबल वार्मिंग, ऐसे। ओके, तो बस इस तरीके से अगर आपके माइंड में ये चीज़ें बैठ गई है तो आपको एग्जाम में लिखना काफ़ी आसान हो जाएगा। सो आई होप आज का वीडियो आपने काफ़ी अच्छे से एंजॉय किया होगा, आपको समझ आया होगा। अगर समझ आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।